मेरी बहन ने मेरी शादी जबरदस्ती अपनी बदसूरत सहेली से करवा दी। मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था, लेकिन जैसे-तैसे अब मुझे इस बंधन को निभाना ही था। मैं आज तक नहीं जान पाया कि आखिर मेरी बहन ने ऐसा क्यों किया। मैं अपनी बहन से नफ़रत करने लगा था। तभी एक रोज़ मैंने अपनी ही बहन के मुँह से जो बात सुनी, उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरा नाम दिनेश है। मैं और मेरी छोटी बहन मंजू अपने माता-पिता के 2 ही संतानें थीं। मेरा और मेरी बहन का अक्सर झगड़ा होता रहता था। यह तो लाज़मी था, क्योंकि कौन भाई-बहन ऐसे होंगे जो झगड़ते नहीं होंगे। हर छोटी-बड़ी चीज़ के लिए हम दोनों की जंग छिड़ जाती थी। इसी से तंग आकर माँ-पापा ने मुझे पढ़ाई के लिए शहर से बाहर भेज दिया। अब जब घर परिवार से दूर रहने लगा, तब मुझे समझ आया कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है। खैर, घर वालों की याद के साथ मैं मन लगाकर पढ़ाई करने लगा और खूब मेहनत करने लगा। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। अब मैं पढ़ाई-लिखाई में इतना व्यस्त हो गया कि मुझे घर वालों की याद तक नहीं आती थी, क्योंकि मेरे अंदर एक सरकारी नौकरी लगने का जुनून जो पैदा हो गया था। इसी बीच एक रोज पापा ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि अब तो बहुत दिन हो गए हैं तुम्हें गए हुए। तुम कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर पर आ जाओ। हम लोगों को तुम्हारी बहुत याद आ रही है और फिर हम लोगों के साथ भी तुम्हारा अच्छे से मिलना हो जाएगा और तुम्हें काफ़ी दिन भी हो गए हैं बाहर गए हुए, तो तुम्हारी माँ भी तुम्हें बहुत याद कर रही हैं। मैंने पापा की बात मान ली और कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर पर आ गया। इस बार घर पर आने के बाद मेरा और मेरी बहन का एक बार भी झगड़ा नहीं हुआ। तभी पिताजी हंसी मजाक करते हुए कहने लगे कि तुम्हें तो पहले ही दूर कर देना चाहिए था, इतना झगड़ा तो नहीं होता। खैर, ऐसे ही हंसी खुशी में दिन निकलते गए। अब मैं वापस पढ़ाई के लिए जाने के लिए तैयार हो गया और वहां जाकर खूब पढ़ाई करने लगा। और अब मेरी परीक्षा का परिणाम भी आ चुका था और भगवान की कृपा से मुझे एक सरकारी नौकरी भी मिल चुकी थी। जब यह बात मेरे घर वालों को पता चली, तो उन सब की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सभी लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाने लगे और कहने लगे कि हमारे घर के बेटे को एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई है। और मंजू, मेरी बहन, जो मुझसे 3 साल छोटी थी, वह तो मुझसे पढ़ाई लिखाई में काफी कमजोर थी। अक्सर उसे बचपन से ही किसी भी पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वह तो एक मॉडल बनना चाहती थी। मैं उसके इस काम के लिए सपोर्ट करता, लेकिन पापा ही इस चीज की मंजूरी नहीं देते थे, क्योंकि मेरे पापा थोड़े पुराने ख्यालात वाले थे और उनका मानना था अगर एक लड़की अच्छी नौकरी करे तो ही शोभा देती है। लेकिन खैर, मैंने अपने पापा को खूब समझाया और कहा कि जिसका जो मन होता है, जिसकी जो इच्छा होती है, उसे वही करने देना चाहिए। उसकी इच्छाओं को मारकर उसकी रुचि के हिसाब से न करने देना भी एक गुनाह होता है। लेकिन पापा ने मेरी बात नहीं मानी और मंजू से बोल दिया कि अगर तुम्हें पढ़ाई लिखाई करनी है तो तुम कर लो, वरना कोई जरूरी नहीं है। खैर, पिताजी के प्रेशर में आकर मेरी बहन भी पढ़ाई लिखाई करने लगी और अब तो जब मैं सरकारी नौकरी में लग गया, तो पापा का गुस्सा और भी चरम सीमा पर पहुंच गया। वहां तो अब मंजू को और भी प्रेशर देने लगे कि तुम्हारा भाई नौकरी पर लग गया, तो तुम्हें भी अब नौकरी पर लगना ही होगा। फिर मैंने अपनी बहन को समझाया और कहा कि तुम घबराओ मत, मैं पिताजी को धीरे धीरे समझा दूंगा। खैर, मेरी ऐसी बातें सुनकर शायद उसे कुछ संतुष्टि हुई होगी। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। अब मेरा ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया और खुशी की बात तो यह थी कि मेरे शहर में ही मेरी नौकरी लग गई थी। वहां पर मैं रोजाना जाने लगा और अच्छी सैलरी के साथ नौकरी करने लगा। अब हमारे हंसी खुशी से दिन निकल रहे थे। अभी एक रोज मेरी बहन कॉलेज जा रही थी, तो उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे कॉलेज छोड़ देना। तभी मैंने उसे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि आज जो कॉलेज में होने वाला है, उससे मेरी जिंदगी ही बदल जाएगी।
जब मैं अपनी बहन मंजू को कॉलेज छोड़कर जाने लगा, तो उसकी एक सहेली ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे प्रपोज करने लगी। मैंने उसे समझाया और कहा कि मुझे इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। जो मेरे माता-पिता मेरे लिए लड़की तय करेंगे, मैं उसी के साथ शादी करूँगा। घर आने के बाद मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। शाम को मैंने मंजू से कहा कि तुम अपनी सहेली को बोल दो कि वह अपनी हरकतों से बाज आए, वरना मुझे मजबूरन सब घर वालों को यह बात बतानी पड़ेगी। तभी मंजू कहने लगी कि भैया छोड़ो ना, वह तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। तभी मैंने कहा कि यह कौन सा मजाक है? मैं पिछले 2 दिनों से तुम्हें जब भी कॉलेज छोड़ने के लिए जाता हूँ, तो उस लड़की की यह हरकत शुरू हो जाती है। आखिर वह चाहती क्या है? तभी मंजू ने मुझे शांत करते हुए कहा कि छोड़ो भैया, अब इस बात को करने में कोई फायदा नहीं। मैं उसे बोल दूंगी कि वह दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी। खैर, ऐसे ही मंजू अपने कमरे में चली गई और पढ़ाई करने लगी। मुझे नहीं पता था कि आखिर उस लड़की के दिमाग में चल क्या रहा है, और उस लड़की की इस हरकत से तो अब मुझे टेंशन भी होने लगी थी कि पता नहीं वह क्या चाहती है। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। अब मैं ना तो मंजू के कॉलेज गया और ना ही वह लड़की दोबारा मेरे सामने आई। खैर, अब तो घर वाले मेरी शादी का जिक्र करना शुरू कर रहे थे। पापा ने कहा कि मंजू की शादी अभी 2 साल के बाद ही करेंगे, जब यह एक अच्छी नौकरी हासिल कर लेगी। लेकिन हमारा बेटा दिनेश अभी नौकरी कर रहा है और उसकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी है, और उसकी शादी की उम्र भी हो चुकी है। इसलिए कोई अच्छी लड़की तलाश करके उसकी शादी कर देनी चाहिए। घर वालों ने जब मुझसे पूछा, तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं हुई, और मुझे घर वालों की पसंद पर पूरा विश्वास था कि वो जो भी करेंगे ठीक ही करेंगे। लेकिन मेरी जिंदगी में जो तूफान आने वाला था, उसका अंदाजा लगाना भी बहुत नामुमकिन था। एक रोज जब हम सब घर वाले बैठे थे, तो मंजू जिद करने लगी कि मेरी एक सहेली है, दिनेश भैया की शादी उसी के साथ करनी है। तभी सब घर वाले बड़े आश्चर्य से मंजू की तरफ देखने लगे। तभी मंजू माँ पिताजी को अपने कमरे में लेकर गई और अंदर से कुंडी लगाकर ना जाने उन्हें ऐसी क्या बात बोली कि वहां लोग शादी के लिए राजी हो गए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मंजू अपनी कौन सी सहेली की बात कर रही है। तभी मैंने उन लोगों की बात काटते हुए मंजू से कहा कि आखिर तुम कौन सी सहेली की बात कर रही हो? कहीं ये वह तो लड़की नहीं जिसका तुम जिक्र करती रहती हो और जिसने मुझे 2 बार प्रपोज किया था? तभी मंजू ने कहा कि नहीं भैया, वह तो ऐसे ही मजाक कर रही थी, और वह तो उस कॉलेज में है भी नहीं, क्योंकि अब उनके पिताजी का ट्रांसफर हो गया है। इसलिए वह तो शहर से बाहर चले गए हैं। मैं तो अपनी दूसरी सहेली की बात कर रही हूँ, जिसके साथ मैं हमेशा से रहती हूँ। मैं कुछ समझ नहीं पाया। तभी मंजू ने अपनी एक सहेली की फोटो दिखाते हुए कहा कि यह एक मेरी सहेली है। वह लड़की इतने काले रंग की थी और दिखने में भी बहुत बदसूरत थी। मैंने मंजू का हाथ पकड़ा और कहा कि तुम पागल हो गई हो? इतनी बदसूरत लड़की से शादी कौन करेगा? और मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तभी पिताजी ने कहा कि तुम्हें अपने माता पिता के फैसलों पर सवाल उठाना कब से आना शुरू हो गया? पिताजी के आगे मैं खामोश हो गया, और आगे मैं फिर कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं बचपन से ही माता पिताजी के सामने कभी भी नहीं बोला था। मैंने अपनी गर्दन झुका ली, लेकिन मेरा अंदर से दिल पूरी तरह से रो रहा था। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। पता नहीं मंजू ने मुझसे कौन सी दुश्मनी निकाली थी। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए और मेरा उस लड़की के साथ रिश्ता तय कर दिया गया, और बड़ी ही धूमधाम से हम लोगों की शादी भी कर दी गई। लेकिन मैं शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। शादी की पहली रात को
मैंने अपना तकिया बिस्तर उठाया और बाहर गार्डन में जाकर सो गया। मेरी आंखों से बार-बार आंसू बह रहा था कि और मैं बस यही सोच रहा था कि आखिर मंजू ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भला इस बदसूरत लड़की के साथ मेरी शादी क्यों करवा दी? मैंने आज तक किसी के सवालों पर कोई भी सवाल नहीं उठाया। सब लोगों की हर एक बात को माना। जैसा माँ पिताजी चाहते थे, मैंने वैसा ही किया। लेकिन मेरी जिंदगी का फैसला उन्होंने इस तरह क्यों ले लिया? मुझे जिस लड़की के साथ पूरी उम्र बितानी है, उस लड़की के साथ मेरे माता-पिता ने कैसे मेरा रिश्ता तय कर दिया? आखिर उन लोगों के मन में चल क्या रहा था? लेकिन आखिर में मैंने इस चीज को स्वीकार कर लिया और मैंने सोचा कि अब तो जो भी हो, अगर मेरी शादी राधा के साथ हो गई है, तो मुझे इसी के साथ जीवन बिताना होगा और इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। धीरे-धीरे मैं राधा के पास जाने लगी और उसे अपनी पत्नी स्वीकार करने लगा। मैं दिल से तो उसे अपना नहीं पाया था, लेकिन धीरे-धीरे मैं अपने मन में उसे बसाने की कोशिश ज़रूर कर रहा था। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। अब मंजू की भी डिग्री कंप्लीट हो चुकी थी। पिताजी उसकी शादी का ज़िक्र करने लगे थे। तभी पिताजी ने कहा कि मैं तो अब बुजुर्ग हो चला हूँ और आजकल के लड़कों का मुझे तो कुछ भी पता नहीं चलता कि पता नहीं वह कैसे हो। इसलिए दिनेश, तू अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा लड़का तलाश कर ले। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे एक लड़के के बारे में बताया था जो विदेश में रहता था और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था और अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था और जमीन जायदाद भी बहुत अच्छी थी। उस लड़के के बारे में मैंने सारी जांच पड़ताल की और फिर माता-पिता जी के सामने उसकी बात कही। फिर सब लोगों ने उस लड़के को देख लिया और मंजू का रिश्ता तय कर दिया। मैंने मंजू को गले से लगाया और कहा कि तुमने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी कभी भी खराब करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी सोच से भी ऊपर अच्छा लड़का देखा है। मंजू ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। जिस दिन से मंजू ने मेरी और राधा की शादी करवाई थी, उस दिन से मैं मंजू से नफरत करने लगा था। लेकिन माँ पापा की खुशी के लिए मैं ऊपर के मन से उसके साथ बातचीत कर लेता था। ऐसे ही बड़ी धूमधाम से मंजू की भी शादी हो गई और वह अपने ससुराल चली गई। ऐसे ही दिन निकलते गए। एक रोज मंजू कुछ दिनों के लिए हमारे घर पर रहने के लिए आई, क्योंकि उसका पति किसी काम के लिए शहर से बाहर चला गया था, तो उसे यहाँ छोड़कर गया था, क्योंकि वो वहाँ अकेले नहीं रह पाती। और फिर ऐसे ही एक रोज जब मैं अपने कमरे में काम कर रहा था, तो मुझे प्यास लगी। मैं राधा को पानी के लिए नहीं बोल सकता था, क्योंकि वह मंजू से साथ बातें कर रही थी और वैसे भी वो तो बचपन की सहेलियां हैं और इतने दिनों के बाद मिली थी, तो मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। इसलिए मैं पानी लाने के लिए खुद रसोई घर में चला गया। जैसे ही मैं मंजू के कमरे के सामने से निकला, तो मुझे उन दोनों की कुछ बातें सुनाई दी। फिर मैं वहीं खड़ा होकर उन लोगों की बातें सुनने लगा। जैसे मैंने उन लोगों की जो भी बातें सुनी, उन्हें सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। अब मुझसे रहा नहीं गया और मैंने झट से दरवाजा खोला और उन लोगों के साथ पास जाकर खड़ा हो गया और उन लोगों से कहने लगा कि मुझे पूरी बात बताओ, जो तुम अभी बातें कर रही थी। तभी मंजू ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है भैया, आप फिक्र मत करो। लेकिन मैंने मंजू की बात काटी और कहा कि मुझे सच सच बताओ कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। इतने में माँ पिताजी भी वहीं पर आ गए। तभी पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि तुम्हें सच्चाई जाननी है ना, तो सुनो।
दरअसल राधा को कॉलेज के टाइम में एक लड़का परेशान करता था, जो गुंडा प्रवृत्ति का था, जो कि राधा से कह रहा था कि तुम इतनी बदसूरत हो कि तुमसे तो कोई भी शादी नहीं करेगा और तुम 1 साल तक इंतजार करो। अगर तुम्हारी शादी किसी से भी नहीं हुई तो हम तुम्हें बेच देंगे और उससे जो पैसे आएंगे उससे हम लोग अय्याशी कर लेंगे। क्योंकि राधा के तो परिवार में कोई भी नहीं था, बेचारी अनाथ थी और इसके चाचा चाची ही हैं जो इसका पालन पोषण करते थे। और इसके चाचा चाची कब पैसों के लालच में आ जाएं, क्या पता था। तो राधा और मंजू तो साथ में रहती थी, तो मंजू से कोई भी बात छुपी नहीं थी और इन लोगों को सब पता था कि राधा कितनी बदसूरत है कि इससे कोई भी शादी नहीं करेगा और अगर इसके साथ किसी ने शादी नहीं की तो वह लोग इसे बेच देंगे और उसके बाद राधा का क्या होगा इसका अंदाजा तो बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता था। तभी मंजू ने तुम्हारे साथ इसकी शादी करवा दी और इसकी जिंदगी को बचा लिया। मेरी आंखें पूरी तरह से खुल चुकी थी कि मेरी बहन ने ऐसा क्यों किया। मैंने झट से मंजू को गले से लगा लिया और कहा कि तुमने एक लड़की की जिंदगी बचाई है और किसी की दुआ कमाने के लिए जिगर की जरूरत होती है। मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। अगर तुम मुझे पहले यह बात बोल देती तो शायद मैं तुम्हें गलत ना समझता और इतनी नफरत भी ना करता। तभी मंजू के भी आंखों से आंसू आ गए और वो कहने लगी कि भैया कोई बात नहीं, मैं आपको सारी सच्चाई बताकर निराश नहीं करना चाहती थी। तभी मैंने राधा को भी गले से लगा लिया और उससे माफी मांगते हुए कहने लगा कि मुझे माफ कर दो। दरअसल मैं गोरी और काली रंग में भेदभाव कर बैठा था, लेकिन इंसान दिल से अच्छा होना चाहिए। और तुम हमारे घर में जब से शादी करके आई हो, तुमने मेरे माता-पिता और मेरी बहन का इतना ख्याल रखा और मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार किया कि मैं तो तुमसे अब माफी मांगने लायक भी नहीं हूँ और पूरे घर को इतने अच्छे से संभाल लिया है कि किसी से भी कोई भी शिकायत का मौका नहीं लिया। और भले ही तुम शक्ल सूरत से अच्छी नहीं हो, लेकिन तुम्हारा दिल सबसे सुंदर है और मैं इसी चीज को पहचान ना पाया। लेकिन मेरी बहन ने तुम्हारी जिंदगी बचाकर बहुत अच्छा किया और मैं आज तुमसे वादा करता हूँ कि कभी भी मैं तुम्हारे चेहरे पर नहीं जाऊंगा। तुम्हारा दिल सुंदर है, मेरे लिए यही बहुत है और आज से तुम्हें अपनी पूरी तरह से पत्नी मान लूंगा। और इसी तरह मैंने और राधा ने अपने नए जीवन के अच्छे से शुरुआत कर लिया और अब मैं राधा के अंदर बिल्कुल भी बदसूरती नहीं देखता था और हम हंसी खुशी रहने लगे थे। तभी एक रोज मैं बैठा था और सोच रहा था कि अगर उस दिन मंजू और राधा की बातें अगर मैं ना सुनता तो ना जाने कब तक मैं अपनी बहन को गलत समझता और इतनी पवित्र पत्नी को स्वीकार करने से हिचकिचाता रहता। फिर यही सब सोचते सोचते मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आगे ऐसी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।